सुप्रभात उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में कर्नल की मौत मिलिट्री आवास में हुई है। बेहोशी की हालत में कर्नल मिला है। कर्नल को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कैंट थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे संवाददाता अवनीश पाल देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए। अवनीश, क्या जानकारी है, कैसे कर्नल वहां पर मृत पाए गए? देखिए, ये जो कर्नल जो मृत हैं, पंकज बेनीवाल इनका नाम है और ये वहीं जो सरकारी आवास जो सेना पुलिस के थे वहां पर ये रह रहे थे। बताया जा रहा है कि जो सेना पुलिस होती है उनके पास ऐसी सूचना आई थी, तो जब वो वहां पर मौके पे गए थे तो वो अपने ही सरकारी आवास में जो है वहां पर बेहोशी की हालत में मिले थे, जिसके बाद तत्काल उन्हें जो है अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियां ये मानी जा रही हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसी कोई मौत हुई, क्योंकि मौत की सही वजह नहीं पता लग पा रही है, तो इसी वजह से पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को भेजा जा रहा है और जो मौत के सही कारण है उनका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो कर्नल मृत घोषित कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। कैंट थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। तीर्थनगरी में धूम्रपान, शराब से लेकर गांजा के नशे का आदी छोटे छोटे बच्चे अपने शरीर को खोखला करते नजर आ रहे हैं, जिसे ना ही प्रशासन का ध्यान जाता है जिस पर और ना ही पुलिस का। युवाओं को नशे की लत डलवाने में बाबाओं का सबसे बड़ा हाथ नजर आ रहा है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये झोला छाप बाबा युवाओं को नशे की लत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से छोटे बच्चों पर नशे की लत भारी पड़ रही है। कुछ हमें प्राइवेट में अपने महिलाओं और जो खुफिया तंत्र के माध्यम से लगा रखे हैं और ऐसे समय समय पे हम करते रहते हैं। और कुछ जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें आगे जो सीजन आ रहा है और भी जो है पब्लिक बढ़ेगी, लोग आएंगे, तो उसमें अगर इस प्रकार की चीज़ें बढ़ती हैं या लोग जो नए आते हैं जुड़ते हैं, फुटेज के माध्यम से हम देखेंगे, उन पे जितनी ज्यादा कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाए जाने को लेकर देहरादून में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मुख्य मांगों में एनसीईआरटी की किताबों की अनिवार्यता खत्म करने या फिर उनमें रेफरेंस बुक शामिल करने की है। ये जो एनसीईआरटी की बुक के लिए उन्होंने बाध्यता की है, उससे सरकार ये कहे ठीक है एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट है उसके साथ जो रेफरेंस बुक हैं उसकी भी हमको परमिशन दी जाए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो सिमट के नाम कर दे। भाई बच्चा कहाँ से ज्ञान लेना चाहता है, उसके लिए स्वतंत्र है हर स्कूल। अगर सरकार चाहती है कि एनसीईआरटी ही किताब पढ़ानी है तो मेरा टाइम टेबल भी तय कर दे कि मुझे रात को क्या खाना खाना है, मुझे सुबह कौन से कपड़े पहनने हैं। भाई देखिए, सरकार को उनका आदेश का हम पालन करते हैं, लेकिन वो एक एजुकेशन को बाउंड ना करे, एक नॉलेज को बाउंड ना करे। और दूसरा है कि जैसे उन्होंने स्कूलों को कहा है कि अपनी रजिस्ट्री आप लेके आइए, आप अपनी एनओसी दिखाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन का वो दिखाइए। तो देखिए वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके लिए एक समय सीमा होती है कि जुलाई अगस्त में आप ये चीज़ें मांगे। ये पीक टाइम चल रहा है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों का कई जगह रिजल्ट का प्रिपरेशन चल रही है, और उसके लिए समय सीमा कम से कम महीना 2 महीना दे। दूसरी बात यह है कि अभी नई गवर्नमेंट पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो कम से कम सरकार उस एजुकेशन पॉलिसी का वेट तो करें, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। दूसरी बात, एनसीईआरटी के अंदर कोई रीजन विजन गोल अचीवमेंट नाम की कोई चीज हो, अगर उसके अंदर रीजन विजन गोल अचीवमेंट है तो क्लास फर्स्ट में 3 किताबों की बाध्यता है। क्यों? क्या 3 किताबों से 7 सब्जेक्ट 7 पीरियड पढ़ाए जा सकते हैं? वहीं इस मामले पर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आरटी की जो पुस्तकें हैं उसको लागू करने का लागू करने का निर्णय हमारे शिक्षा विभाग ने लिया है। और मैं समझता हूं कि जो जितने भी संस्थान हैं, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जो हड़ताल कर रहे हैं, ये हड़ताल उनको नहीं करना चाहिए।
अगर उनकी कोई बात है तो उनको सरकार के साथ में बात करना चाहिए, अगर उनकी बात में वजन है तो सरकार उनका बात। एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर आज जो निजी स्कूल चलाने वाले सारे लोग हैं, आज उन्होंने देहरादून में कोई आंदोलन की बात हुई है, लेकिन मेरा कहना इसमें है कि सरकार ने एक निर्णय लिया है जो अभिभावक और छात्रों के हित में है। यदि उस निर्णय से कहीं किसी विद्यालय के हित प्रभावित होते हैं तो उनको सरकार से बातचीत करनी चाहिए। माने मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए, उनको माने मुख्यमंत्री से वार्ता करनी, बजाय इसके कि वो आंदोलन में जाएं। और चूंकि सरकार जनहित के कोई काम करती है तो उसमें स्वाभाविक तौर पर कभी कोई दूसरा पक्ष यदि इफेक्ट होता है तो उसको बात करनी चाहिए। सरकार इसमें दोनों के पक्ष उनके कोई उचित रास्ता निकाले, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन मैं समझता हूं कि अंतिम रूप में होना चाहिए और पहले एक रास्ता होना चाहिए बातचीत का। एनसीईआरटी की सिलेबस में जो चेंजेस ला रहे हैं और उसको जो थोपा जा रहा है सबके ऊपर, उस पर भी एक बार कंसेंसस बनाई जाती है। इस तरीके के पाठ्यक्रमों में जब भी बदलाव होते हैं बिना कंसेंसस के नहीं होते हैं। ये अपनी सोच को ही, जो ये सोच लेते हैं उसको ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और उसको दूसरों से कहते हैं तुम उसका अनुसरण करो। लोकतंत्र में ये नहीं चलता। वहीं वन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। 23 मार्च से आंदोलनरत वन रक्षकों ने अपना आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। वन रक्षकों की वन मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं आंदोलन खत्म होने से विभाग ने भी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मांगों को लेकर वन रक्षक हड़ताल पर थे। वहीं बातचीत में कुछ मुद्दों पर सरकार और वन रक्षकों में सहमति बन गई है। कहाँ बोला है, पैसे कहाँ हैं? सकारात्मक निकालेंगे, क्योंकि इस समय फायर सीजन है। मैंने इनसे अनुरोध किया कि ऐसे फायर सीजन में जब आपकी सबसे ज़्यादा प्रदेश को और जंगलों को आवश्यकता है, ऐसे समय में हड़ताल अख्तियार नहीं करना चाहिए, रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी बात से सहमत हो गए हैं और इनकी जो समस्या है कि फॉरेस्टर में 100% भर्ती हो, इस विषय पर मतलब पदोन्नति हो, सीधी भर्ती के बजाय 100% प्रोन्नति हो फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्टर पर, उस विषय पर सरकार इनके जो बात है वो गंभीरता के साथ विचार करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि फायर सीजन को देखते हुए, वनों की, वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए यह आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने सरकार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल उठाए हैं। लोकायुक्त और NH-74 घोटाले की जांच को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं MBBS की फीस वृद्धि पर भी सवाल उठे हैं। मेडिकल कॉलेज जिनको फीस में जो है उनको अधिकार दिया गया कि आप अपनी फीस जो है स्वयं तय करने का काम करें, तो निश्चित रूप से आज आप देख लीजिए इस प्रदेश के अंदर जो हमारे मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र, वो आंदोलनरत हैं। वैसे तो सरकार को चाहिए था कि वो कमेटी का गठन करती और कमेटी का गठन करने के बाद जो है फीस में जो है निर्णय लेने का काम करती, लेकिन सरकार ने सीधे ये अधिकार जो है निजी मेडिकल कॉलेज को दे दिया है। तो निश्चित रूप से इसमें व्यापक स्तर पर जो है जो भ्रष्टाचार है वो हुआ है। अब बुलेटिन में बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मौत के सौदे का एक्सक्लूसिव वीडियो। मौत की लगी कीमत, मॉल मालिकों ने लगाई बोली। मौत के सौदे का एक्सक्लूसिव वीडियो, एक जिंदगी की कीमत 5 लाख। वीडियो देख सन्न रह जाएंगे आप। देखिए इन तस्वीरों को। ये जो लोगों के हाथों में पैसों की गड्डी है, ये उस मौत की कीमत है जो 4 दिन पहले हल्द्वानी में हुई थी। 4 दिन पहले मॉल निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की कंटेनर के नीचे दबकर जान चली गई थी। हादसे की असल 6 गुनहगार भले ही पुलिस की पहुंच से दूर हों, लेकिन जिला प्रशासन ने इन गुनहगारों को मौतों का सौदा करने का पूरा मौका दे दिया है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं मौत के सौदे की ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खुलेआम मौत की कीमत तय हुई। इन लोगों के हाथ में मौजूद नोटों के ये बंडल, दरअसल ये उन 3 मरहूम मजदूरों के अभागे घर वाले हैं जिनसे इन मौत के सौदागरों ने कैश में मौत की फाइनल डील तय की है और एक जिंदगी की कीमत लगी है 5 लाख। परिजनों को कुछ मुआवजे दिए गए हैं और जहां तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दे दिए गए हैं, उसमें भी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सभी संबंधित पक्षों के बयान लिए जाएंगे, सभी अभिलेख एकत्र किए जाएंगे, तो अनुसार उसमें जांच आख्या जिलाधिकारी महोदय की कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी। जिस तरीके से प्रशासन के माध्यम से खुलेआम पैसे देने के 5 लाख रुपए जो मौत की कीमत तय की गई, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उस माहौल में जो 3 मजदूरों की मौत हुई है, उसके लिए असली जो मौत के सौदागर हैं, वो पुलिस के चंगुल से बाहर है, प्रशासन की पकड़ से बाहर है। मौत के मंजर के गवाह रहे मजदूरों को भी 10-10 हजार रुपए थमा दिए गए। आप खुद सुनिए। अब तुम्हें मुआवजा कौन दे रहा है? धनंजय। कितने दे रहे हैं? 16 लाख। काय के लिए दे रहे 16 लाख? 5 लाख है तीनों लोगों की। हाँ। और 1 लाख है पूरे जैसे लेबर 10 लोगों की। अच्छा। 10-10 हजार। निर्माणाधीन मॉल के 6 मालिकों को 4 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार तो दूर, इनके नाम एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है। पुलिस केवल मुंशी को जेल भेज अपनी पीठ थपथपा रही है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विवेकाधीन कोष से आवंटित धनराशि के मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायक सोए हुए हैं। सीएम ने कहा है कि कुछ विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो साल भर में एक बार भी मिलने नहीं आए। तो मुझे फिर सारी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी। वो इतने सोए हुए हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं देते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट की कोई चिट्ठियां हमको दी हैं, न उन्होंने विवेकाधीन कोष की दी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों में 24 मार्च से भीषण आग लगी हुई है। आज आग टाइगर रिजर्व के बिजरानी और सर्पदुली रेंज के सुल्तान में लगी हुई है, जिस पर काबू पाने का प्रयास कॉर्बेट कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। आग के चलते लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। टिहरी में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जी हां, प्रताप नगर को जोड़ने वाले स्यासू भैंगा झूला पुल की जर्जर हालत की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद अब पुल की मेंटेनेंस के लिए लोक निर्माण विभाग नई टिहरी को 36 लाख का बजट मिल गया है और पुल की मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। डकिंग का काम चल रहा है, उसमें हम मास्टर एक्सपर्ट बिछा रहे हैं। तो आजकल भी हमें लगभग 1 हफ्ता बंद करना पड़ेगा ये पुल। हाँ, लोगों के आने जाने के लिए सुबह शाम हम इसको खुला रखने के लिए कहा गया। 10 से 4 बजे तक हम इसमें बीच में ट्रैफिक बंद रखेंगे। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में किसान मेले का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले मेले का उद्घाटन सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने किया। मेले में जहां किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण दिए गए, वहीं जानकारों द्वारा खेती के आधुनिक तकनीक से भी किसानों को रूबरू कराया गया। वर्तमान में हमारे प्रयोग हो रहे हैं, उनकी जानकारी देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। आज इसका उद्घाटन है, कल समापन होगा। इसमें न केवल तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुँचाई जाएगी, बल्कि किसानों के विभिन्न स्वयंसेवी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के माध्यम से जो उत्पाद पैदा किया उनको मार्केट देने का भी इसमें काम किया जाएगा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक अफसरों की भर्ती होने जा रही है। न्यूज़ 18 ने अफसरों की कमी का मुद्दा कई बार सरकार के सामने उठाया है। देहरादून से देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक अधिकारियों की कमी से जूझ रहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जल्दी ही 19 अल्पसंख्यक अधिकारी मिल जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 50 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग अलग महकमों में आवेदन मांगे हैं। ये सभी आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों से 10 मई तक आवेदन जमा कराने की बात कही गई है। हमने करीब 19 पदों का दिया चयन हम लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेज दिया जा चुका है।
जिनके विज्ञापन भी आ गया और कुछ परीक्षाएं हमारी ऐसी कि जिनका प्री एग्जाम भी हमारा हो चुका है। तो उम्मीद है कि शीघ्र ही हमें चयन आयोग के माध्यम से हमारा स्टाफ मिल जाएगा। राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अल्पसंख्यक महकमे के लिए इस तरह की वैकेंसी निकाली गई है। अगर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मिल जाएं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सुचारू हो जाए तो अल्पसंख्यक कल्याण जो है समय पर सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। नई भर्ती के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सरकार की योजनाओं को लागू करने और रोजाना आने वाले मामलों को निपटाने में सहूलियत होगी। वहीं प्रदेश में सिर्फ 4 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों पर पड़ रहे कामकाज के बोझ में भी कमी आ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में प्रतिबंधित पॉलिथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन पॉलिथीन के हो रहे इस्तेमाल को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि पॉलिथीन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट और एनजीटी भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन और नगर निगम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद कर सब कुछ देख रहे हैं। समय समय पर रूटीन बेसिस पे पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। कुछ समय पहले भी इसी पिछले महीने में एक टीम्स बना के अधिकारियों को नामित करते हुए एक पर्टिकुलर डे पे पॉलीथीन के खिलाफ अभियान भी चलाया गया था। ठोस कार्रवाई होगी और उसमें एक्शन भी लिया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।